हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो एज यू नो हमने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड का बैच शुरू किया और हमारा थर्ड लेसन चल रहा था जिसका क्या नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, जिसके हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 4। ठीक है, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में जरा याद करो। हम लोग ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो जरूर से जाके पिछली वीडियोस देखना। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं भी देखी होंगी तो आपका जो आज का टॉपिक है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे। मेरे को आपको छोटे छोटे वर्ड समझाने हैं। ठीक है, बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक है, फिर टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो मुझे समझाना है आपको, फिर मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, फिर प्लायोट्रॉपी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझानी है। ठीक है, वो भी किसके अंदर आता है, मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंडर ही आता है। ठीक है, एक चीज और, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट है पूरे सेशन के थ्रू, ठीक है, इस पूरे सेशन के थ्रू, साथ ही साथ मैंने हमारा फर्स्ट एंड सेकंड लेसन भी कंप्लीट है 12th बायोलॉजी का, वो भी आप देखिए। अगर उसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप सीधा आके मुझसे इंस्टाग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, चालू करें आज का लेक्चर। क्या क्या हो गया था, हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स चालू किया था जिसमें हम लोग ने क्रॉस की बातें कर ली थी। ठीक है, मेंडल के तीनों लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बातें कर ली थी। कौन कौन से लॉ थे, सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, हम लोग ने लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की थी। फिर दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन की बात की थी। और थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ हमने ऑलरेडी कंप्लीट रखे थे, किसके, मेंडल के, जो मेंडल ने दिए थे अपने क्रॉसेस करने के बाद। फिर हम लोग ने बात करी थी कुछ एक्सेप्शंस की। कौन कुछ एक्सेप्शंस मतलब क्या, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो उन लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनकी भी बात हम लोग ने की थी। तो आज हम लोग को कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, सिलेक्टिव टॉपिक्स, जिसका क्या नाम था, एक है बैक क्रॉस क्या होता है और एक है टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, हम लोग ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, लेकिन हम लोग को यह पता होना चाहिए कि बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग ने क्या देखा था, याद करो। हम लोग ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है, टॉल और ड्रॉप की बात कर रहा हूं, हाइट की बात कर रहा हूं प्लांट के, तो प्लांट की हाइट में 2 ट्रेट हम लोग को देखने मिलते थे। एक थे टॉल वाले, ठीक है, एक थे टॉल वाले, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होगा ये प्योरली टॉल होगा। इसे मैं कहता हूं होमोजाइगस टॉल। क्या मैं कहता हूं, होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस मतलब क्या, कि यहां पे दोनों जो अलील्स प्रेजेंट है ना इसके अंदर, हाइट देने वाले, वो दोनों अलील्स क्या है, सेम है। इसका मतलब ये क्या है, होमोजाइगस है। अगर यही अलील्स डिफरेंट होते, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैपिटल टी होता और एक क्या होता, स्मॉल टी होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, हेटेरोजाइगस टॉल। मतलब ये अभी भी टॉल होता। क्यों टॉल होता, क्योंकि ये वाला जो जीन है ये इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा था। ये वाला जो जीन है ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। बट अभी भी, ठीक है, अभी भी ये जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ये क्या होगा, टॉल होगा। ऑर्गेनिज्म क्या होगा, टॉल होगा। लेकिन ये कैसा टॉल होगा, ये हेटेरोजाइगस टॉल होगा, क्योंकि इसके पास 2 अलग अलग टाइप के एलील्स प्रेजेंट है। ठीक है, देखो बैक क्रॉस में क्या होता है, ये है एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, साथ ही साथ इसको मैंने क्रॉस करवा दिया एक प्योर डॉफ से। प्योर डॉफ मतलब क्या, एक होमोजाइगस डॉफ से। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता था, यहां पे 2 प्रकार के गैमीट बनते थे, एक ये बड़ा वाला टी यहां पे, एक ये बड़ा वाला टी यहां पे। ठीक है, 2 अलग अलग टाइप्स के गैमेट बनते थे। टाइप्स मतलब क्या, गैमेट के टाइप्स तो सेम ही है, बट 2 अलग अलग गैमीट बन रहे हैं जिसके अंदर सेम टाइप के क्या प्रेजेंट है, अलील्स प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी क्या हो रहा था, यहां पे एक स्मॉल टी बनता था, यहां पे एक स्मॉल टी बनता था, और इसके बाद जब इनके बीच में क्रॉस होता था, इनके बीच में क्या होता था, क्रॉस होता था, यहां पे जो जनरेशन आती थी वो क्या थी, F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन थी, F1 जनरेशन। और वो कैसी दिखती थी, एक था कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी। सिंपल सी बात है, ये मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा है ना। अगर आप इसको इससे क्रॉस करोगे तो भी यही प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आप इसको इससे क्रॉस करोगे तो भी आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब आपको फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट मिलते हैं, फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है, वो कैसे होते हैं, हेटेरोजाइगस टॉल होते हैं। हेटेरोजाइगस मतलब क्या, कि अलग अलग एलील्स प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर एक जो एलील्स है वो क्या करेगा, इसके ऊपर डोमिनेट करेगा। फिर हम लोग F2 जनरेशन में क्या करते थे, याद करो, F2 जनरेशन में हम लोग इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते थे, याद है। इस हेटेरोजाइगस टॉल को ही हम लोग एक और हेटेरोजाइगस टॉल पकड़ते थे प्लांट को, और उसको क्या कर देते थे, फर्टिलाइज करवा देते थे, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा देते। लेकिन हमको बैक क्रॉस में यही नहीं करना। ठीक है, बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, हम लोग को वापस पीछे आना है। तो देखो F1 जनरेशन में क्या मिला हम लोग को, हेटेरोजाइगस टॉल मिला। अब वापस पीछे आओ, इसके पहले कौन सी जनरेशन थी, एक कैपिटल टी, ये दोनों पेरेंट्स थे, ये दोनों क्या थे, पेरेंट्स थे। तो आपको बस करना यही है कि इस हेटेरोजाइगस टॉल को, ठीक है, इस हेटेरोजाइगस टॉल को या तो इससे वापस ब्रीड करवा दो,
ठीक है, इससे डायरेक्ट क्रॉस करवा दो या फिर वापस इसको किससे क्रॉस करवा दो, इस वाले पेरेंट से क्रॉस करवा दो, या तो होमोजाइगस टॉल से क्रॉस करवा दो या फिर होमोजाइगस ड्रॉप से क्रॉस करवा दो। अगर आपने ये किया, ठीक है, अगर आपने हेटेरोजाइगस को, देखो यहां पे, अगर आपने इस हेटेरोजाइगस को, ठीक है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है, इसको वापस किससे क्रॉस करवा दिया, इसके होमोजाइगस से क्रॉस करवा दिया, किसी भी, होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है, होमोजाइगस ड्रॉप भी हो सकता है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस को हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस में दोनों हो सकता है, या तो आप इसको कैपिटल टी से क्रॉस करवा दो, या फिर आप इसी चीज को किससे क्रॉस करवा दो, स्मॉल टी से, ठीक है, मतलब हम लोग वापस बैक जा रहे हैं। पहले हम लोग क्या मिला, F1 जनरेशन में ये हेटेरोजाइगस टॉल मिला, अब हम लोग वापस पीछे गए, पीछे कहां पे गए हम लोग, वापस इस पेरेंट वाली जनरेशन में गए, और यहां पे आने के बाद देखो, यहां पे हम लोग इस पेरेंट वाली जनरेशन में गए, और पेरेंट वाली जनरेशन में आने के बाद जो भी पेरेंट सेल्स थे, ठीक है, पेरेंट्स प्लांट थे, उससे क्या किया हम लोग ने, इसको क्रॉस करवा दिया। तो यहां पे जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, यहां पे जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, उस क्रॉस को, इस क्रॉस को हम लोग क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। समझ में आया इतनी बात, ठीक है, बैक क्रॉस समझ में आया। नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस भी बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस भी बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सिमिलर होता है बैक क्रॉस के, बैक क्रॉस से। ध्यान दो, क्या बोला था मैंने बैक क्रॉस में, कि जो जितनी भी जो F1 जनरेशन में जो आई थी, प्रोजनी आई थी, उसको मैंने वापस किससे क्रॉस करवा दिया, उन्हीं पेरेंट से, या तो होमोजाइगस टॉल से या तो होमोजाइगस ड्रॉप से। लेकिन आपको टेस्ट क्रॉस में क्या करना है, टेस्ट क्रॉस में भी आपको सेम चीज करनी है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस में भी आपको सेम चीज करनी है, बस फर्क इतना है कि आपको जितने भी जो भी आपको F1 जनरेशन में चीजें मिली ना, उसको आपको वापस क्रॉस करवानी है सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस ड्रॉप के साथ। किसके साथ, होमोजाइगस ड्रॉप के साथ। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि जब F1 जनरेशन आती थी, ठीक है, कौन सी जनरेशन आती थी, F1 जनरेशन आती थी, तो क्या मिलता था हम लोग को, हेटेरोजाइगस टॉल मिलता था, यानी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये मिलता था हम लोग को, हेटेरोजाइगस टॉल मिलता था। अब इसको आपको क्रॉस करवाना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इसको आपको किससे क्रॉस करवाना है, सिर्फ और सिर्फ छोटे वाले से, ठीक है, यानी होमोजाइगस ड्रॉप से, ठीक है, किससे, होमोजाइगस ड्रॉप से। आपने, हमने बैक क्रॉस में क्या देखा था कि इसको होमोजाइगस ड्रॉप से भी क्रॉस करवा सकते थे और होमोजाइगस टॉल से भी क्रॉस करवाते थे। लेकिन टेस्ट क्रॉस में, ठीक है, टेस्ट क्रॉस में हम लोग सिर्फ किससे क्रॉस करवाएंगे, होमोजाइगस ड्रॉप से क्रॉस करवाएंगे। अब आप लोग पूछोगे सर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो हम लोग को F1 जनरेशन में ब्रीड मिली थी, अब देखो जब मेंडल कर रहा था एक्सपेरिमेंट, मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसको तो अंदर के जीन नहीं दिख रहे थे ना, उसको ये नहीं पता था कि अंदर कौन कौन से गैमीट प्रेजेंट है। तो अगर आपको गैमीट पता करना है कि इस जनरेशन के अंदर कौन से गैमीट प्रेजेंट है, तो आप कौन सा टेस्ट करोगे, टेस्ट क्रॉस करोगे। इसीलिए इसका नाम ही टेस्ट क्रॉस रखा है कि हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि इस जनरेशन में या जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कौन से गैमीट प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, ध्यान दो यहां पे, तो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। देखो अगर यहां पे गैमीट बनेंगे, ठीक है, सबसे पहले इसके गैमीट बनेंगे, तो यहाँ ये होमोजाइगस है, मतलब एक आएगा कैपिटल टी, एक आएगा स्मॉल टी, ठीक है, एक आएगा कैपिटल टी, एक आएगा स्मॉल टी। वहीं अगर यहाँ पे गैमीट बने तो यहाँ पे दोनों स्मॉल टी आएंगे, ठीक है, दोनों क्या आएंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी आएंगे। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, ठीक है, जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, तो देखो कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करता है तो यहां पे मिलेगा एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, ठीक है। अगर क्या यहां पे क्या मिलेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। वही चीज ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। वहीं अगर मैं स्मॉल टी की बात करूं तो ये अगर इसके साथ क्रॉस करे तो यहां पे भी स्मॉल टी, और ये इसके साथ क्रॉस करे तो क्या मिलेगा, यहां पे भी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो अगर मैं इसके फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं, किसके फिनोटिपिक, मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो यहां पे फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, हमेशा 1:1। कैसे 1:1? देखो यहां पे भी हम लोग को क्या मिल रहे हैं, दो हेटेरोजाइगस टॉल मिल रहे हैं और दो होमोजाइगस ड्रॉप मिल रहे हैं, ठीक है, ये भी दो है, ये भी दो है, ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा, कितना बचा, 1:1 की रेशियो आ गई, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी, आपको जो भी आपके पास जनरेशन मिली है, ठीक है, जो भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है, अगर आपको नहीं पता है कि उसके अंदर कौन से ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, तो वो आपको पता करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, उसे होमोजाइगस ड्रॉप से ये करवा दो, टेस्ट क्रॉस करवा दो। अगर आपका जो फिनोटाइप है वो 1:1 आ रहा है, अगर आपका फिनोटाइप क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है, इसका मतलब आपने जो टेस्ट सब्जेक्ट लिया था, ठीक है, जिसके ऊपर आप टेस्ट कर रहे थे, वो क्या था, हेटेरोजाइगस था। वो क्या था,
हेटेरोजाइगस था। वहीं अगर आपके पास होमोजाइगस ब्रीड मिलती, ठीक है, अगर आपने ये टेस्ट करने के लिए होमोजाइगस लिया होता, होमोजाइगस टॉल लिया होता। अब देखो होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल एक ही जैसे दिखते हैं, ठीक है, वो भी टॉल दिखेगा और ये भी टॉल दिखेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको होमोजाइगस टॉल मिला होता तो यहां पे क्या मिलता, यहां पे आपको सारे के सारे क्या मिलते, टॉल मिलते। F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन हो जाती है ना, तो यहां पे अगर ये कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी होता, फॉर एन एग्जांपल ये भी क्या होता, कैपिटल टी होता, तो यहां पे जो जनरेशन आती वो सारी की सारी क्या आ जाती, टॉल आ जाती। ठीक है, मतलब यहां पे आपको कोई भी 1:1 वाला रेशियो देखने के लिए नहीं मिलता। जितने भी प्लांट्स मिलते वो सारे के सारे क्या मिलते, हेटेरोजाइगस टॉल मिलते। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या मिलते हैं, हेटेरोजाइगस टॉल मिलते। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी प्लांट है, अगर आपको टेस्ट करना है कि ये जो प्लांट है, जो मेरे पास था प्लांट पहले से, उसके अंदर होमोजाइगस, वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो सिंपल सा क्या करना है आपको, उसको किससे क्रॉस करवा देना है, होमोजाइगस ड्रॉप से क्रॉस करवा देना है। अगर आपकी रेशियो, ठीक है, क्या आ रही है, 1:1 आ रही है, मतलब ऐसे भी प्लांट फॉर्म हो रहे हैं जो टॉल भी है, ऐसे ही प्लांट फॉर्म हो रहे हैं जो ड्रॉप भी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ये था पेरेंट सेल था, जो आपका टेस्ट सेल था, वो क्या है, हेटेरोजाइगस है। ठीक है, और अगर आपकी जनरेशन में सारे के सारे टॉल आ गए, आपके जनरेशन में जो भी आपका F1 जनरेशन है उसके अंदर सारे के सारे क्या आ गए, टॉल आ गए, तो इसका मतलब क्या था कि आपने जो टेस्ट प्लांट लिया था वो क्या है, सारे के सारे होमोजाइगस थे। ठीक है, वो क्या था, होमोजाइगस टॉल था। समझ में आ गया। तो होमोजाइगस टॉल क्या होता है और हेटेरोजाइगस टॉल क्या होता है, इसका डिफरेंस पता करने के लिए, ये पता करने के लिए कौन सा प्लांट होमोजाइगस है और कौन सा प्लांट हेटेरोजाइगस है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेस्ट क्रॉस। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस समझ में आ गया होगा कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है, पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है मल्टीपल अलील्स के बारे में। ठीक है, मल्टीपल अलील्स का मतलब क्या होता है, तो इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा ह्यूमन आरबीसी का। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी में कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ह्यूमन आरबीसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये एंटीजेंस कितने टाइप के हो सकते हैं और इसे कौन बनाता है, सिंपल सी बात है, इसे भी क्रोमोसोम ही बनाएगा। क्रोमोसोम के अंदर जो जीन प्रेजेंट होंगे वही आगे चल के आरएनए बनाएंगे और आरएनए आगे चल के वो प्रोटीन बनाएंगे, जिसे वो जो क्या कहलाएंगे, एंटीजेंस कहलाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि एक ऐसा क्रोमोसोम है, ठीक है, एक ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम है कि जिसके एक लोकस पे, लोकस समझते हो, ठीक है, क्रोमोसोम में कहीं एक पॉइंट है, उसके एक लोकस पे एक ऐसा जीन प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, ए एंटीजन बना रहा है। कौन सा एंटीजन बना रहा है, ए एंटीजन बना रहा है। तो मैं इसका नाम दे दूंगा IA। ठीक है, इसका नाम मैं दे दूंगा IA, और साथ ही यहां पे भी जो जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहां पे भी जो जीन प्रेजेंट होगा वो भी क्या होगा, IA, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहां पे दोनों के दोनों अलील्स कौन से हो गए, एक है IA का जीन और दूसरा भी क्या है, IA का जीन। ठीक है, इसका मतलब यहां पे जो आरबीसी प्रेजेंट होगा इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसके अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट होगा, उस आरबीसी के ऊपर, ठीक है, उस आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, ए एंटीजन प्रेजेंट होंगे। यहां पे कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए एंटीजन। ठीक है, ए एंटीजन की क्या होगी, भरमार होगी। ठीक है, बहुत सारे ए एंटीजन प्रेजेंट होंगे। वही अगर यहां पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो, यहां पे कोई फॉर एग्जांपल दूसरा ऑर्गेनिज्म हो जिसके क्रोमोसोम में उसी लोकस पे, ठीक है, जिसके उसी लोकस पे क्या प्रेजेंट हो, IB जीन प्रेजेंट हो। कौन सा जीन प्रेजेंट हो, IB जीन प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके पास जो भी आरबीसी प्रेजेंट होगा, ध्यान से सुनना, इसके पास जो आरबीसी प्रेजेंट होगा उस पे कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे, बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे। क्यों बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसका जो डीएनए है, ठीक है, इसके डीएनए के अंदर इसके जो क्रोमोसोम्स है वो कौन सा जीन बना रहे हैं, कौन सा एंटीजन बना रहे हैं, बी एंटीजन बना रहे हैं, क्योंकि इसके पास कौन से अलील्स हैं, दोनों के दोनों IB वाले हैं। इतनी बातें समझ में आ रही, ठीक है, दोनों के दोनों कौन से हैं, IB वाले। इसका मतलब इसका जो एंटीजन है वो कौन सा होगा, B। सारे के सारे कौन से प्रेजेंट होंगे, बी एंटीजन की भरमार होगी। ठीक है, बी एंटीजन की क्या होगी, भरमार होगी। अगर ऐसा हो, ठीक है, अब देखो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं इसमें। अगर ऐसा हो कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये तीसरा केस, ठीक है, ये सेकंड केस था, ये फर्स्ट केस था, और थर्ड केस में क्या बोल रहा हूं मैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसके क्रोमोसोम में सेम लोकस पे, ठीक है, सेम लोकस पे यहां पे एक IA का जीन प्रेजेंट हो। कौन सा जीन प्रेजेंट हो, IA का जीन प्रेजेंट हो, और यहां पे एक IB का जीन प्रेजेंट हो।
तब क्या होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, अगर मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करूं तो यहां पे किसी एक जीन को किसी दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाना चाहिए, ठीक है, और वो क्या करेगा, अपना जो जीन है, ठीक है, उसको क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और दूसरा जो जीन होगा वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसका जो एंटीजन बनता है, इसके आरएनए के ऊपर जो एंटीजन बनता है उसके ऊपर ए एंटीजन भी प्रेजेंट होंगे और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके यहाँ पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट होंगे और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होंगे, मतलब यहाँ पे कुछ ए कुछ बी, कुछ ए कुछ बी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ लग रहा है कोडोमिनेंस की तरह, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो सकता है कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पे दो जीन, ठीक है, दो अलग अलग अलील्स एक साथ प्रेजेंट हो और वो दोनों अपने कैरेक्टर्स को क्या करे, एक्सप्रेस करे, वो दोनों क्या करे, अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करे, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंस। तो ये एग्जांपल हो सकता है कोडोमिनेंस का। लेकिन हम यहाँ पे कोडोमिनेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल अलील्स, ठीक है, मल्टीपल एलिल्स की बात कर रहे हैं। तो अभी तक क्या समझा मैंने कि यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ए टाइप के एंटीजन है, यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास बी टाइप के एंटीजन है, यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन है, ठीक है। लेकिन एक एडिशनल जीन भी होता है एक इसके अंदर, एंटीजन के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं आई जीन, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, आई जीन। तो फॉर एन एग्जांपल, किसी पर्सन के पास, यहां पे बनाता हूं मैं, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया। यहां पे एक फोर्थ एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने कि एक ऐसा सेल होगा जिसके पास कौन से जीन प्रेजेंट होंगे, आई जीन, ठीक है। अब आई जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो कोई भी आगे चल के एंटीजन नहीं बनाते, वो कोई भी आगे चल के क्या नहीं बनाते, एंटीजन नहीं बनाते। इसका मतलब अगर यहां पे एक ए जीन प्रेजेंट है, एक आई जीन प्रेजेंट है, ठीक है, एक ए जीन प्रेजेंट है, एक आई जीन प्रेजेंट है, तो ए वाला क्या करेगा, आई के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा और ए एंटीजन बनाएगा। अगर एक बी प्रेजेंट है, एक आई प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, किसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, आई के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा बी, और बी एंटीजन फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आई जीन मिल गया, दोनों, ठीक है, दोनों कौन से जीन हो गए, आई जीन हो गए, तो अब क्या होगा, अब इस आरबीसी के ऊपर, इस ऑर्गेनिज्म के आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, इस आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इन सारे केसेस में ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए भाई कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं इस केस में, इस ऑर्गेनिज्म के केस में जहां पे दोनों क्रोमोसोम के पास क्या थे, ए जीन थे, तो इस क्रोमोसोम का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। सिंपल सी बात है, ठीक है। जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, ए भी प्रेजेंट होंगे, बी भी प्रेजेंट होंगे एंटीजन, वहां पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी भी होता है, ठीक है। और ऐसा जहां पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी एंटीजन मतलब क्या कि इसके पास जो दोनों जीन है वो आई जीन ही फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आई जीन का कोई भी एंटीजन नहीं बनाता, अभी मैंने आपको बताया। तो ये जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा, इस ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। मतलब क्या कि उस ऑर्गेनिज्म के आरबीसी के ऊपर, ठीक है, उस बंदे के आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब देखो मल्टीपल एलील्स का मतलब क्या होता है, हम लोग ये पढ़ने आएंगे भाई मल्टीपल एलील्स क्या होता है, सर ये बता दो। तो देखो अगर मैं बात करूं तो किसी एक ऑर्गेनिज्म में, किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो सिर्फ दो ही एलील्स पॉसिबल है, ठीक है, दो ही एलील्स हो सकता है किसी एक ऑर्गेनिज्म में। या तो उसके पास एक ए जीन होगा, एक ए जीन होगा, या तो उसके पास बी होगा, या तो उसके पास ए आई होगा, या तो बी आई होगा, या तो ए बी दोनों हो सकता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके पास एक ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ और सिर्फ कितने एलील्स पॉसिबल है, दो ही एलील्स पॉसिबल है। जैसे मेरे पास भी दो एलील्स है, तुम्हारे पास भी दो एलील्स है, ठीक है। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या कि मेरे जितने भी मेरे जो ब्लड है, मेरे अंदर कौन सा एंटीजन बन रहा है, बी एंटीजन बन रहा है, ठीक है। ये वाला सीन है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप कुछ और होगा तो तुम्हारे अंदर कोई और एंटीजन बन रहे होंगे, लेकिन हर इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं, दो एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं। कितने एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं, दो। लेकिन मैं अगर पूरी पॉपुलेशन की बात करूं, यहां पे अगर मैं पूरी पॉपुलेशन की बात करूं तो टोटल कितने एलील्स देखने मिल रहे हैं, ध्यान दो। एक ए एलील देखने मिल रहा है, एक बी एलील देखने मिल रहा है, और एक आई एलील भी देखने मिल रहा है ना। मतलब टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो कितने एलील देखने मिल रहे हैं, 3 एलील देखने मिल रहे हैं। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं। एक ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही एलील्स पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूरी पॉपुलेशन की बात करूं, अगर मैं पूरी पॉपुलेशन की बात करूं तो कितने टाइप्स के एलील्स प्रेजेंट है, ठीक है, कितने टाइप्स के एलील प्रेजेंट है, तो कितने टाइप है, 3 एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं,
ठीक है, ये पूरी पॉपुलेशन की बात है। पॉपुलेशन में 3 एलील्स है, ठीक है, 3 एलील्स घूम रहे हैं, उन तीनों में से कोई भी 2 एलील्स किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील्स। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील्स। ये हम लोग को प्लांट में देखने नहीं मिल रहा था, पी प्लांट के अंदर देखने नहीं मिल रहा था। जैसे अगर मैं हाइट की बात कर रहा था, तो हाइट में अगर मैं बात करूं तो 2 ही एलील्स देखने मिल रहे थे प्लांट के अंदर, या तो टॉल वाला या तो शॉर्ट वाला। ठीक है, इसके बीच का, इसके अलावा कोई दूसरा एलील देखने मिल रहा था, तो वहां पे मल्टीपल एलीलिज्म नहीं हो रही थी। लेकिन यहां पे बात करूं तो यहां पे मल्टीपल एलील्स क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि पूरी पॉपुलेशन में कितने टाइप के एलील्स देखने मिल रहे हैं? 3 एलील्स देखने मिल रहे हैं। समझ में आया मल्टीपल एलील्स क्या होता है? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मुझे आपको समझाना है प्लायोट्रॉपी मतलब क्या होता है। ठीक है, प्लायोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? प्लायोट्रॉपी का सिंपल सा इतना मीनिंग है कि आपके बॉडी के अंदर जो एक जीन है, ठीक है, अगर आपके बॉडी के अंदर एक जीन है तो जनरली वो एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे अगर मैं पी प्लांट की बात कर रहा था, तो पी प्लांट के अंदर जो टी वाला जीन था, वो क्या कर रहा था? प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रहा था। अगर वो टी वाला जीन डोमिनेंट प्रेजेंट था तो प्लांट की हाइट बढ़ जा रही थी, अगर वो रिसेसिव प्रेजेंट था तो प्लांट की हाइट कम हो जा रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक जीन, ठीक है, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो इसको मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। देखो, एग्जांपल समझेंगे आप। हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, नॉर्मल से हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हम लोग फिनाइल एलेनिन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इसका नाम क्या है? फिनाइल एलेनिन। तो जनरली होता क्या है कि हमारे बॉडी में, हमारा जो बॉडी है वो एक एंजाइम बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है हमारे डीएनए के थ्रू, जिस प्रोटीन का नाम है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। गलत हो जाती है स्पेलिंग बच्चों में, हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेज का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि ये जो एंजाइम है, इट इज अ एंजाइम जो हमारी बॉडी बना रही है। इट इज अ एंजाइम जो हमारी बॉडी क्या कर रही है? बना रही है। कहां से बना रही है? जीन के थ्रू बना रही है। ठीक है, क्या कर रहा है? इस केमिकल को, ये केमिकल हमारी बॉडी नहीं बना रही है, ठीक है, ये हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, इसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस केमिकल को, ठीक है, इस केमिकल को ये जो है ना, ये कन्वर्ट कर देता है एक दूसरे केमिकल में। ठीक है, ये केमिकल को एक दूसरे केमिकल में कन्वर्ट कर देता है। कौन? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज मतलब क्या है? कि ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर देता है। सिंपल सा क्या कर देता है? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करता है। तो जैसे ही इस एंजाइम पे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, ये एक दूसरा केमिकल फॉर्म कर देता है जिसका नाम है टायरोसिन। क्या नाम है इसका? टायरोसिन। अब ये टायरोसिन, देखो, अब ये टायरोसिन आपके बॉडी में मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे आपके जो स्किन का कलर है, ठीक है, स्किन का कलर किससे मिलता है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम है मेलानिन। याद है? एक एंजाइम होता है हमारे बॉडी में जिसका नाम है मेलानिन। ठीक है, तो ये मेलानिन क्या करता है? हमारे स्किन को कलर करता है। ठीक है, हमारे स्किन का कलर देता है। किसी का अलग अलग शेड्स के स्किन होते हैं ना लोगों के, तो वो सारे स्किन का कलर कौन देता है? मेलानिन। और ये मेलानिन बनता किससे है? तो ये बनता है टायरोसिन से। ठीक है, ये किससे बनता है? टायरोसिन से। साथ ही साथ आपके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड बनता है, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं ना, वो भी किससे बनता है? टायरोसिन से बनता है। ठीक है, ये तो मैं कुछ बता रहा हूं, ऐसे हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है, ठीक है, जितने भी हार्मोन्स है, उनका एक मेन कंस्टिट्यूएंट है टायरोसिन। उसका एक मेन कंस्टिट्यूएंट है टायरोसिन। ठीक है, और भी हमारे बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, उससे जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? हमारे ब्रेन के पास प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे। ठीक है, तो उससे जितने भी ग्लैंड सिक्रीट हो रहे हैं, सब ग्लैंड को बनाने के लिए एक मेन कंस्टिट्यूएंट होता है जिसका नाम है टायरोसिन। ठीक है, जिसका क्या नाम है? टायरोसिन। ये टायरोसिन बन कैसे रहा था? फिनाइल एलेनिन के अंदर हाइड्रोक्सिलेज ऐड कर दो। हाइड्रोक्सिलेज मतलब क्या? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड कर दो। इसको ऐड कौन कर रहा था? फिनाइल एलेनिन ऐड कर रहा था। ठीक है, तो फिनाइल एलेनिन जब इसके अंदर ऐड होता है, ठीक है, फिनाइल एलेनिन जब इसके अंदर ऐड होता है तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम क्या है? टायरोसिन। टायरोसिन हमारे बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है? बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं प्लायोट्रॉपी। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? प्लायोट्रॉपी या प्लायोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्लायोट्रॉपिज्म। अगर फॉर एन एग्जांपल कि अगर ये हमारे बॉडी में ना बन पाए,
किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये ना बन पाए, इसका जो जीन है वो खराब हो जाए, म्यूटेटेड हो जाए, जिसके वजह से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज हमारे बॉडी में नहीं बन पाएगा। तो अगर ये मेरे बॉडी में नहीं बनेगा, ठीक है, अगर ये मेरे बॉडी में नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा टायरोसिन में, और अगर टायरोसिन नहीं बनेगा तो ये जितने भी प्रोडक्ट है ना हमारे बॉडी में, मोस्ट ऑफ द जितने भी चीजें ना वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो सारे फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जिनकी स्किन बहुत ही ज्यादा व्हाइट हो जाती है, स्किन बहुत ही ज्यादा व्हाइट हो जाती है, तो वो क्यों, क्योंकि मेलानिन नहीं बन पा रहा है बच्चों की बॉडी में। और मेलानिन कैसे नहीं बन पा रहा है, बिकॉज ऑफ टायरोसिन। अगर टायरोसिन ही नहीं बनेगा उनके बॉडी में तो कैसे मेलानिन बनेगा। जिनके अंदर टायरोसिन नहीं बनेगा उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो भी क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है, ज्यादा ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी हाइट भी ज्यादा मैच्योर नहीं हो पाती। और तो और अगर टायरोसिन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब फिनाइल एलेनिन आपके बॉडी में स्टोर होता रहेगा, ठीक है, तो ये जाके आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है। कहां स्टोर हो जाता है, ब्रेन में स्टोर हो जाता है, जिसके वजह से मेंटल रिटार्डेशन देखने मिलती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। मेंटल रिटार्डेशन मतलब क्या, बताना। मेंटल रिटार्डेशन मतलब ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, जितने भी आपके अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सारे सबसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, आपका ब्रेन ज्यादा डेवलप नहीं होगा, आप चीजों को ज्यादा एनालाइज नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें मेंटली रिटार्डेशन का, ठीक है, ये सारी चीजें मेंटली रिटार्डेशन का सिम्टम्स है। तो ये भी देखने मिलता है। इस बीमारी को क्या कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, व्हाट वी कॉल, इसे हम लोग कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये भी हमारा टॉपिक खत्म हो गया। और प्लायोट्रॉपी का मतलब समझ गया आपको। प्लायोट्रॉपी मतलब क्या, कि एक ऐसा जीन, ठीक है, ये वाला जीन था, एक ऐसा जीन था जो क्या बना रहा था, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बना रहा था। तो एक ऐसा जीन जो मल्टीपल कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं प्लायोट्रॉपी। समझ में आई बात, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और हमारा मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है मेंडेलियन जेनेटिक्स का, ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स हमारा पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है पिछले वीडियोस तो वो भी देख लेना जाके, पूरा का पूरा मेंडेलियन जेनेटिक्स खत्म हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी की। बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहते हैं, ठीक है, देखो क्रोमोसोमल थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, बहुत सारी चीजें हम लोग मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है क्रोमोसोमल थ्योरी। क्या बताया था मैंने आपको कि जब मेंडल ने अपना वर्क किया था, ठीक है, मेंडल ने जब अपना जितने भी क्रॉसेस थे, मेंडल ने जितने भी जेनेटिक्स थे अपना वर्क किया था, तो उसने पब्लिश कर दिया था लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक है, पब्लिश कर दिया था लोकल न्यूज़पेपर में। बट उसका जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज रहा, किसी लोग ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि देखो एक मेन रीजन था कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। जैसे आज हमारे पास इंस्टाग्राम है, वो यूट्यूब है, हम लोग किसी को भी कुछ भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो कन्वे कर सकते हैं ना, सीधा कॉल कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे, किस टाइम की बात हो रही है, 1866 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, 1866 की बात हो रही है, जिस टाइम पे उन्होंने अपना वर्क को पब्लिश किया था एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर। तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था कि वो बाकी साइंटिस्टों तक अपना वर्क पहुंचा सके, ठीक है। तो ये एक रीजन था कि उनका वर्क क्यों अनरिकॉग्नाइज रहा, उनका वर्क क्यों लोगों तक पहुंच नहीं पाया। तो उसके बाद 1900 में, कब, उसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट है, ठीक है, 3 साइंटिस्ट है, जिनका एक कौन कौन से थे, ह्यूगो डी वेरिस, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, ह्यूगो डी वेरिस, कॉरिन्स और टेसोमार्क। कौन कौन से, ह्यूगो डी वेरिस, कॉरिन्स और टेसोमार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे जो अपना अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे थे, अपना अपना साइंटिफिक इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उनके हाथ में मेंडल का वर्क लगा और उन्होंने बोला कि यार ये बंदे ने तो पहले ही सारी चीज बता रखी है जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई है, ठीक है, वो सारी चीजें उन्होंने पहले ही बता रखी थी जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। तो ये सारी चीजें आपको समझ आएगी, नॉर्मल सी चीजें जो मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में सारी चीजें बताए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 1903 में, ठीक है, 1903 में 2 साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सटन और बोवेरी। लिख दो यहां पे, क्या नाम था, सटन एंड बोवेरी। 2 साइंटिस्ट थे, एक थे सटन, एक थे बोवेरी। उन्होंने प्रपोज किया कभी 1903 में, ठीक है, 1903 में एक थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इन्होंने क्या बताया था इस थ्योरी में, ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मेंडल ने क्या बोला था, याद करो, कि कोई एक ऐसी चीज है
ठीक है, जो ट्रांसफर हो रही है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, इसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते थे। सही बात है। तो कोई एक चीज है जो ट्रांसफर हो रही है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, जिसे हम लोग फैक्टर कह रहे थे। मेंडल जिसे क्या कह रहा था, फैक्टर कह रहा था। सही बात है, मेंडल क्या कह रहा था, जिसे फैक्टर कह रहा था, लेकिन वो फैक्टर का फिजिकली प्रूफ नहीं दे पाया था उस टाइम पे। उस टाइम पे वो कोई भी फिजिकली प्रूफ नहीं दे पाया कि भैया प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं दे पाया कि भैया ये प्रेजेंट होता है, फैक्टर प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, इसलिए उसके थ्योरी को ज्यादा माना नहीं गया। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने बताया कि जो फैक्टर की बात मेंडल कर रहा था ना, जो चीख चीख के चिल्ला रहा था मेंडल कि यार फैक्टर प्रेजेंट है, फैक्टर प्रेजेंट है, वो फैक्टर और कुछ नहीं, वो है क्रोमोसोम। वो क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमोसोम कैसे बनता है, जब एक मेल, ठीक है, मेल के अंदर मेल गैमेट फॉर्म होता है और फीमेल के अंदर क्या फॉर्म होता है, फीमेल गैमेट। ये सबको पता है। ठीक है, मेल के अंदर मेल गैमेट फॉर्म होता है, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट फॉर्म होता है। तो मेल क्या करता है, अपने क्रोमोसोम्स को, ठीक है, अपने क्रोमोसोम्स को मेल गैमेट में डाल देता है। तो फॉर एग्जाम्पल दीज आर द मेल गैमेट। ये क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, ये क्या है, मेल गैमेट। साथ ही साथ फीमेल भी सेम चीज करती है। फीमेल का जो ओवम है वो क्या होगा, वो फीमेल क्या करेगी, अपने जो क्रोमोसोम्स है उसको क्या करेंगी, फीमेल गैमेट में डाल देंगी। ठीक है, सो इट इज अ मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म भी कहते हैं, और फीमेल गैमेट को ओवम भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये रीयूनाइट होते हैं, जैसे ये क्या होते हैं, यूनाइट होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो यहां पे एक सेल फॉर्म हो जाता है जिसको क्या कहते हैं, जायगोट। और इस जायगोट के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो कहां से आए हैं, इसके पेरेंट्स से आए हैं। ठीक है, और इसी जायगोट के पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आगे चल के जब एक ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस करवानी है, किस टाइम पे प्रोड्यूस करवानी है, कैसे प्रोड्यूस करवानी है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके क्रोमोसोम के अंदर रखी हुई है। ठीक है, इसी नॉर्मल सी थ्योरी को क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो समझ में आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाला टॉपिक भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है, जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लिंकेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिंकेज का मैंने थोड़ा सा आपको बताया था ना ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में क्या होता है लिंकेज। तो अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि लिंकेज एक्चुअल में होता क्या है, लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत बच्चों को नहीं आता है, समझ में नहीं आता, बोलते सर नहीं समझ में आ रहा क्या है। तो वो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, उसमें मॉर्गन्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो मिस मत करना उसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से करना वीडियो को। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर देना। ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।